हाय गाइस, वेलकम बैक टू एलीट एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर साउंड। ओके, तो साउंड चैप्टर फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसमें से कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ के आ चुके हो और कुछ चीज़ें आप आगे जा करके 11th एंड 12th ग्रेड में भी पढ़ने वाले हो इफ़ यू ऑप्ट फॉर साइंस ऑब्वियसली, राइट। बट फॉर नाउ ऑल वी नीड टू नो इज द बेसिक्स अबाउट साउंड। साउंड की वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड की वेव का नेचर क्या होता है, साउंड की वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और कुछ फॉर्मूलाज हैं विच आर बेस्ड ऑन द स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ये सब पढ़ने वाले हैं, राइट। आज का सेशन जो है वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन होने वाला है वेरिन हम क्या करने वाले हैं, साउंड की वेव का नेचर समझेंगे, वेव्स नेचर समझेंगे, और क्या समझेंगे, हम समझेंगे अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। हम समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव क्या होता है, ये सब हम समझने वाले हैं, राइट। और हम समझेंगे कि साउंड एग्जैक्टली मीडियम में प्रोपगेट कैसे करती है, राइट। सो आर वी रेडी फॉर दैट? लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो साउंड वेव बेसिकली क्या होता है, एनी काइंड ऑफ वेव और एनी काइंड ऑफ अब वो लाइट ले लो, आप साउंड ले लो, कुछ भी ले लो, इट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि कोई भी अगर आप वेव कंसिडर करोगे तो ओरिजिनली या फिर द मोस्ट रूडिमेंट्री थिंग वो क्या कर रही है इज इट इज कैरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, राइट। तो साउंड की वेव भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और साउंड की वेव जो है इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज टू काइंड्स ऑफ वेव। इट इज अ मैकेनिकल वेव एंड अ longitudinal wave. Longitudinal wave. Now let us understand the difference between the two, or rather difference के way में उसे नहीं समझेंगे because longitudinal wave is actually a kind of mechanical wave only, but दोनों का मतलब अलग है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव का क्या मतलब होता है, मैकेनिकल वेव, M फॉर मैकेनिकल, M फॉर मीडियम। तो एनी वेव दैट इज डिपेंडेंट अपॉन अ मीडियम इज कॉल्ड अ मीडियम डिपेंडेंट वेव और अ मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जाम्पल साउंड जो है इट इज मीडियम डिपेंडेंट। अगर आप उसे मीडियम नहीं दोगे तो साउंड वुड नॉट बी एबल टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। आर ऑल काइंड्स ऑफ वेव मीडियम डिपेंडेंट? नो, नॉट एट ऑल। इफ वी टॉक अबाउट द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ वेव विच इज लाइट वेव, वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि लाइट तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो इसीलिए ऐसे टाइप की अब लाइट जो है वो हमारी मैकेनिकल वेव नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो मीडियम डिपेंडेंट ही नहीं है। अदर देन दिस, इसका क्या मतलब होता है मैकेनिकल वेव का? मैकेनिकल वेव का मतलब ये होता है कि जो साउंड है उसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं या फिर वाइब्रेट करते हैं, जस्ट लाइक दिस। टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको। तो मीडियम के पार्टिकल्स, जैसे इस वाले ने वाइब्रेट किया, अब ये वाइब्रेट करते करते अपनी एनर्जी बगल वाले जो पार्टिकल है उसको ट्रांसफर करेगा, एंड देन ये वाला बगल वाले को ट्रांसफर करेगा, एंड दैट इज हाउ साउंड इज प्रोपगेटेड। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसने वाइब्रेट किया और वो ही ट्रैवल करके मेरे कान जो भी सुनने वाले उसके कान तक पहुंचा ताकि उसे आवाज सुनाई दे। कैसे सुनाई देती है हमें आवाज? जब हम बोलते हैं तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एक वाइब्रेशन सेट हो जाता है। जब वो वाइब्रेशन होने लगता है तो वो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो आगे ट्रांसफर करते हैं इन्हीं वाइब्रेशंस को, एंड ये ट्रैवल करते 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 आगे के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाते हैं, एंड फाइनली जो भी लिसनर है उसके पास की एयर के पार्टिकल्स जब वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं तब उनका ईयर उस आवाज को परसीव करता है, और फाइनली उनका जो ईयर है उसके अंदर आवाज जाती है, ब्रेन इंटरप्रेट करता है और फाइनली उनको समझ आता है कि वो क्या सुन रहे हैं, राइट। तो इससे हमें एक चीज और पता लगी कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। ये भी लिख लेते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। इज दिस द ओनली वे साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड? नो। अगर हम किसी चीज को स्क्रैच कर रहे हैं तभी भी क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। बट मोर और लेस इन एवरीथिंग दैट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ साउंड, उसके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ ह्यूमन इज स्पीकिंग, तो उसके केस में क्या वाइब्रेट कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस साउंड? वोकल कॉर्ड्स। आर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट हियर, जो कि वी शेप्ड होते हैं, राइट। तो जो वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से ह्यूमंस साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
हनी बी की बात कर लो, जब ज़ करके आवाज़ आती है, कोई भी मक्खी होती है उसकी आवाज़ आती है, कैसे आती है? क्योंकि जो मक्खी होती है वो अपने विंग्स को फ्लैप करती है, उसके विंग्स की बजिंग की वजह से एक बजिंग साउंड हमें सुनाई देता है। तो जो अगर हम बी की बात करें एक, तो वो क्या करता है? विंग्स को वाइब्रेट करवाता है। तबला की बात कर लो, तबला के अंदर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को टैप करते हो, मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लगती है, तो मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन होता है। यही अगर हम बात करें गिटार की, तो गिटार के अंदर क्या होता है? गिटार के अंदर स्ट्रिंग्स होते हैं और स्ट्रिंग्स को प्लग किया जाता है, तो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आप देख रहे हो हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई तरीके का वाइब्रेशन हो रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट का, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और वाइब्रेशन को भी अब एक बार डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन बेसिकली क्या होता है? वाइब्रेशन एक टाइप का ऑसिलेशन है, बट बहुत ज्यादा रैपिड टाइप का ऑसिलेशन है। तो रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे, ये वाले मोशन को टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑसिलेशन। बट अगर आप ऑसिलेशन को बहुत रैपिड कर दो, देन इट बिकम्स वाइब्रेशन। समझ गए मेरी बात? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, मीडियम डिपेंडेंट वेव है, मीडियम नहीं होगा तो ट्रैवल नहीं करेगी। यानी कि उससे हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या? कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम, बिकॉज वैक्यूम मतलब देयर इज नो मीडियम, एंड एज लॉन्ग एज साउंड की वेव विल नॉट गेट अ मीडियम टू ट्रैवल, इट वोंट बी एबल टू ट्रांसमिट इट्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम बिकॉज क्या रीजन है? मीडियम एब्सेंट होता है उधर। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अब जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमने एक और नेचर पढ़ा था। एक था मैकेनिकल और सेकंड था लॉन्गिट्यूडिनल। तो बेसिकली दो टाइप की वेव्स है जिनका हमें डिफरेंस समझना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल है हमारा साउंड, और ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है लाइट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे मीडियम के पार्टिकल्स हैं, और या फिर ये जो पेज हमें दिख रहा है ना, पेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये वाले, इन्हीं को ही हम मीडियम के पार्टिकल समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर ओन पोजिशंस। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करेगा, पार्टिकल बस अपनी वाइब्रेशन को आगे ट्रांसफर करेगा ताकि आगे भी आवाज सुनाई दे सके। इज दैट क्लियर? तो ये पार्टिकल्स दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग एट देयर ओन पोजिशंस, एंड आगे के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर भी वाइब्रेशंस आ जाते हैं। और साउंड की वेव कैसे ट्रैवल करेगी? इसी डायरेक्शन में आगे की ओर ट्रैवल करेगी। तो ये मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और ये साउंड की वेव की डायरेक्शन है। दिस इज द वेव डायरेक्शन और वेव प्रोपागेशन, एंड दिस इज पार्टिकल वाइब्रेशन। एज यू कैन सी पार्टिकल्स भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो द काइंड ऑफ वेव जिसके अंदर पार्टिकल्स के मोशन और वेव के मोशन का डायरेक्शन पैरेलल होता है एक दूसरे से, ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। साउंड के अंदर यही होता है, अगर पार्टिकल ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं तो वेव इसी डायरेक्शन में आगे मूव कर रही है, हेंस इट इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वी आर गोइंग टू राइट इट एज वेल। तो एक काम करते हैं, ट्रांसवर्स वेव को आगे समझते हैं। यहां पे हम इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, राइट? दिस वी आर लीविंग दिस पर्टिकुलर प्लेस फॉर द डेफिनेशन, वो जो हम अभी बाद में आके लिखेंगे। और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है भाई। ट्रांसवर्स वेव होता है, जैसे मान लो यही इन्हीं कोई पार्टिकल मान लेते हैं हम वापस से। ये जो पार्टिकल्स है ये ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर, अगेन ये भी है टू एंड फ्रो ही, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ही हो रहा है। ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स, ऊपर नीचे
और पार्टिकल वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, वेव अभी भी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब इस केस के अंदर देखो, पार्टिकल या तो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है या ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, बट वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यानी कि पार्टिकल की वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव के मोशन का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और वेव इस डायरेक्शन में। तो ऐसे टाइप की वेव जिसके अंदर पार्टिकल के मोशन का और वेव के प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, वो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा लाइट की वेव है वो एक ट्रांसवर्स वेव। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द motion of the particles and the propagation of the wave. Right? Now let us write about this, and इसके बाद हम समझेंगे कि मीडियम के अंदर साउंड अपने आप को प्रोपगेट कैसे कर पाता है। ओके, तो पहले let us write about longitudinal wave. A wave in which the direction of motion of particles and propagation of wave are parallel to each other. ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। और अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की, द वेव in which the direction of propagation, direction of motion of particle and propagation of wave are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. Is it clear? आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे propagation of sound in a medium. As I have already mentioned by now multiple times कि जो साउंड का प्रोपगेशन है वो होता है बाय वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो इसका मतलब प्री रिक्विजिट फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज मीडियम होना चाहिए, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होने चाहिए। राइट? अब अपन क्या करते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो मान लो ये हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया या कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क ले रही हूँ, आप कुछ भी ले लो। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क आगे पीछे ऐसे कर रहा है, ये वाइब्रेशन चल रहा है इसका। ठीक है, अब इसके बगल के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, जब ये ट्यूनिंग फॉर्क आगे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ के जो पार्टिकल्स है दे विल कम क्लोजर। क्यों क्लोजर क्यों आएंगे, क्योंकि अब ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो जब ये पीछे जा रहा है तब यहाँ के पार्टिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं। बट जैसे ये आगे आया तो उसने क्या किया, यहाँ के जो पार्टिकल्स थे उनको क्लोज ले आया, आगे की तरफ पुश कर दिया, और उससे हुआ क्या कि आगे के पार्टिकल्स जो हो गए वो क्या हो गए, पास में आ गए। समझ रहे हो? तो इस वजह से ट्यूनिंग फॉर्क के आगे जाने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं दे कम closer to each other because the tuning fork pushes the particles in the forward direction. तो इस रीजन में क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, और तो और क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेंसिटी भी हो जाएगी। डेंसिटी का मतलब क्या है, a lot of particles which are present within the same volume, इसका मतलब वो ज्यादा डेंसिटी वाला एरिया है। तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर प्रेशर भी ज्यादा होगा पार्टिकल्स के अंदर और डेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर है ये बात? तो प्रेशर और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्टिवली वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क आगे गया तो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है। अब ट्यूनिंग फॉर्क जैसे ही उस मीडियम के पार्टिकल्स से कॉन्टैक्ट में आए तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं दे विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो एक्टिवली वाइब्रेट भी कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर रीजन जहां पे पार्टिकल्स के बीच में प्रेशर बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में डेंसिटी बहुत ज्यादा है और पार्टिकल्स एक्टिवली वाइब्रेट भी कर रहे हैं, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। और यही अगर हम बात करें द रीजन राइट आफ्टर दिस, तो यहाँ आगे के पार्टिकल्स क्या है, थोड़े लूजली पैक्ड है, मतलब यहाँ पे क्या है, अभी प्रेशर कम है।
यहाँ पे क्या है, डेंसिटी भी कम है। यहाँ पे पार्टिकल्स एक्टिवली वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक पार्टिकल्स के पास वाइब्रेशन ट्रांसफर ही नहीं हुई है वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स की, तो एक्टिवली वाइब्रेट भी नहीं कर रहे हैं अभी। इस रीजन को क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन बोलते हैं। ऐसे समझो, R फॉर रेयरफैक्शन, R फॉर रिलैक्स्ड। तो जिस रीजन के अंदर पार्टिकल्स रिलैक्स्ड हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, बहुत ज्यादा डेंसिटी नहीं है, उस रीजन को हम रेयरफैक्शन बोलते हैं। और जिस रीजन के अंदर पार्टिकल्स के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा एक्टिव वाइब्रेशंस चल रहे हैं, वो कौन सा रीजन है, दैट इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन। तो जब ये ट्यूनिंग फॉर्क आगे आया तो कंप्रेशन होगा, पीछे जाएगा तो रेयरफैक्शन हो जाएगा। रेयरफैक्शन क्यों, क्योंकि पहले इसने आगे पुश किया, अब जब इसने ये वापस पीछे गया तो अब क्या हो गया, ये वाला रीजन वापस से रिलैक्स हो गया क्योंकि ये पार्टिकल जो आगे पुश किए थे वो वापस से अपनी जगह पे आ गए। बट एक चीज और हुई, अब ये तो रेयरफैक्शन में आ गए, बट इन्होंने जब वाइब्रेट किया तो आगे वाले रीजन में अपनी वाइब्रेशन ट्रांसफर कर दी क्योंकि उनके पास चले गए थे। अब मतलब जस्ट इसके आगे वाला रीजन क्या बन गया, कंप्रेशन बन गया, और ये रेयरफैक्शन में आ गया। समझ रहे हो मेरी बात। अभी जब तक ट्यूनिंग फॉर्क आगे आया तो उसने यहाँ के पार्टिकल्स को आगे पुश करा, तो जिसकी वजह से ये कंप्रेशन में आ गए। बट अभी इनके आगे के पार्टिकल्स क्या है, रेयरफैक्शन में। क्यों रेयरफैक्शन में, क्यों, क्योंकि इनको थोड़ी ना कोई हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी, एक्टिवली एक्टिव वाइब्रेशंस वगैरह महसूस हो रही है। बट जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क ने ये वाले पार्टिकल्स को आगे पुश किया तो इन्होंने अपनी वाइब्रेशंस आगे वाले रेयरफैक्शन वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफर करी। अब जैसे जैसे इनके पास वाइब्रेशन है, ये पास आने लगे, पास आके एक दूसरे को वाइब्रेशन ट्रांसफर करने लगे। और यहाँ पे अब ट्यूनिंग फॉर्क हमेशा आगे थोड़ी रहेगा, यहाँ का ट्यूनिंग फॉर्क जब पीछे गया तो ये पार्टिकल्स वापस से अपनी जगह पर आ गए। तो अब ये वाला रीजन बन गया रेयरफैक्शन और इसके आगे वाला बन जाएगा कंप्रेशन। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर आई जस्ट एक्सप्लेन वी कैन से दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ मीडियम। एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के बनने की वजह से साउंड का प्रोपगेशन हो पाता है। ठीक है, होते क्या है बेसिकली कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कंप्रेशन वो रीजन्स होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर, डेंसिटी वगैरह होता है, और जो रेयरफैक्शन है वो वाले रीजन्स होते हैं जो तब बनते हैं जब पार्टिकल्स के बीच में कोई प्रेशर नहीं है, डेंसिटी नहीं है। अब ये कब पॉसिबल है, एक केसेस जब अभी तक उस रीजन में वाइब्रेशंस पहुंचे ही नहीं है ना। जैसे जब पहले वाले रीजन को कंप्रेशन में रखा गया था तो आगे वाला रेयरफैक्शन था क्योंकि उन तक तो अभी वाइब्रेशन पहुंची ही नहीं। और जब ट्यूनिंग फॉर्क वापस अपनी जगह पे गया तो ये वाला रीजन वापस से रेयरफैक्शन हो गया और इसके जस्ट आगे वाला कंप्रेशन हो गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने अब अपनी वाइब्रेशंस आगे ट्रांसफर कर दी हैं। तो साउंड इज प्रोपगेटेड by the vibration of particles. Vibration of particles must propagate within the medium and a series of compression and rarefaction must be formed. इसीलिए जब हम साउंड की वेव कभी बनाते हैं, ऐसे अगर मान लो हम वेव बना रहे हैं तो ऊपर वाले रीजन को, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं कि ये है कंप्रेशन और ये है रेयरफैक्शन। मतलब हम क्या बोलते हैं, जब भी साउंड की एक वेव कंप्लीट होती है तो उसमें आधा पार्ट कंप्रेशन का होता है और आधा पार्ट रेयरफैक्शन का होता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो इससे हम एक चीज और समझते हैं कि ये अगर हमारी पूरी वेव है तो हर वेव को वी कैन डिवाइड इनटू 2 इक्वल पोर्शन, एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन। मतलब अगर कोई आपको एक ऐसा डायग्राम दे दे, ऐसा है और ये पार्टिकल्स लूज है, ऐसा है और इसके आगे के जस्ट पार्टिकल्स क्या हैं, लूज है, तो ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन। तो ये क्या है, इसका मतलब ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मिलके एक वेव बना रहे हैं, ये कंप्रेशन और ये रेयरफैक्शन मिलके एक वेव बना रहे हैं। हर एक साउंड की वेव को हम इक्वल 2 हाफ्स में बांट लेते हैं। मतलब जब भी एक सीरीज के अंदर एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन बनता है, मतलब यहाँ पे एक साउंड की वेव कंप्लीट हो रही है। अब जितने कंप्रेशन जितने रेयरफैक्शन है, बाय जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और द नंबर ऑफ रेयरफैक्शन वी कैन टेल कि कितना ऑसिलेशंस कंप्लीट करे हैं साउंड वेव ने। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगले वाले लेक्चर में हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव पढ़ने वाले हैं। समझ गए। बट फॉर नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड सो फार। मेक श्योर कि आप अपनी बुक से भी ढंग से पढ़ लो। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।